बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज 1 जनवरी है 2025। सबसे पहले तो आपको नया साल जो है वो बहुत मुबारक हो एंड अल्लाह करे आपका ये जो नया साल है ये सब के लिए जो है उनकी जो गुड विशेस हैं, जो वेल विशेस हैं, जो पॉजिटिव उनकी ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला सबकी जो है वो ख्वाहिशें पूरी करे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है जी कि मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एंटर एंड रीमेन इनसाइड द यूके जो है। सो इसमें दो चीज़ें जो है आज डिस्कस करेंगे। नंबर एक तो ये आ गया कि मेकिंग एन एप्लीकेशन, आप कोई सी भी एप्लीकेशन जो है यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आप आउटसाइड द यूके एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन है, एडीआर की एप्लीकेशन है। यहाँ पे सैकड़ों एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलर एप्लीकेशंस होती हैं लोग यही समझते हैं कि वो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन है या मैरिज वीज़ा की है या वर्क वीज़ा की है। लेकिन इसके अलावा इमिग्रेशन लॉ जो है ये बहुत वसी किस्म का जो है एक समुंदर है जिसको कहेंगे। सो इसलिए हम इसको बेसिक अगर हम बात करें तो वो यही है कि कोई भी एप्लीकेशन, मेकिंग एन एप्लीकेशन आउटसाइड द कंट्री जो है उसकी नंबर एक तो आ गया। सेकंड, अब हम आएंगे इसी पॉइंट की तरफ कि एंटर की तरफ आ गया। मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर एंट्री जो है कि आप यूके बॉर्डर से आप यूके में एंटर होना चाहते हैं और आप कोई भी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं और उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। जब आपको वीज़ा मिल गया उसको कहा जाता है कि आपको एक एंट्री जो है वो वीज़ा मिला है। फिर उसके बाद एक आ जाता है आपका लीव टू रीमेन इन साइड द यूके, कि आप यूके के अंदर जो है आप ऑलरेडी रहते हैं या रहना चाहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, नंबर एक तो ये है एक कानून की, जिसको भाषा कहेंगे, कानून की ज़ुबान कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे, ये बड़ी टेक्निकल होती है। सो उसमें मेन ये आ जाता है कि एक शख्स जो है वो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद है और वो कहता है कि जी मैं तो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रहने की क्यों एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ। सो उसमें दो चीज़ें फिर अगेन आ जाती हैं। एक होता है रहना, यूके के अंदर रहना, और एक होता है लीगल तरीके से रहना, कानूनी तरीके से रहना। सो एक रहने को तो कोई भी बंदा रह सकता है। यहाँ पे आप कोई सी भी एप्लीकेशन डाल देते हैं, जैसे चाहे आप इलीगल हैं या ओवरस्टेयर हैं या आपका कोई स्टेटस नहीं है, आपने जो है आपने असाइलम की एप्लीकेशन डाल दी, आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल दी कि मैं यहाँ पे यूके में रहना चाहता हूँ, और आप अब रह भी रहे हैं। लेकिन क्या ये आपका जो स्टे है, अगर हम उसको लीगल लैंग्वेज में देखेंगे तो आपका स्टे तो ये उस लीगल इस सेंस में है कि आपको इमिग्रेशन वाले जो हैं या आपको पुलिस जो है, कोई भी डिपार्टमेंट, आपको इन्फोर्समेंट, कोई भी एजेंसी आपको स्टॉप करती है, आप कहते हैं जी देखिए मेरी तो एप्लीकेशन पेंडिंग है, और जब तक आपकी कानूनी तौर पे एप्लीकेशन पेंडिंग होगी उस वक्त तक वो आपको हाथ नहीं डालते। लेकिन क्या आपके पास यहाँ पे परमिशन टू वर्क है? क्या आपके पास कोई लीगल राइट्स मौजूद हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कर रहे हैं? सो लीगली तौर पे, टेक्निकली तौर पे आप रह रहे हैं इनसाइड द यूके, लेकिन आपका वो जो लीगल राइट्स होते हैं, आपके पास जो कानूनी एक हकूक है, आपके पास जो कानूनी हक है आपका जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा। उसकी वजह क्या है? द रीज़न इज़ कि आपके पास लीव टू रीमेन जो है वो नहीं है, जो कि एक गवर्नमेंट ने या होम ऑफिस ने आपको इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर दी है। सो अब हम आते हैं अब इसके अगले पॉइंट्स की तरफ जो है। सो वेदर फ्रॉम इनसाइड द यूके एप्लीकेशन और इन आउटसाइड द यूके एप्लीकेशन, दोनों कंडीशंस की अगर हम बात करें, सो नंबर एक तो ये है कि ये ऑलवेज, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने दोस्तों की बात सुनने की बजाय, रिश्तेदारों की बात सुनने की बजाय, लोगों की कॉपी करने की बजाय कि फलां ने ये एप्लीकेशन की, मैं भी सिमिलर एप्लीकेशन कर लूं तो मैं जो है इसमें कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। यू नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। आपको एक कानूनी तौर पे जो है अपनी सिचुएशन के मुताबिक आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। आपको, हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। मे बी आपका जेंडर, आपकी एज, आपका कंट्री, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हालात जो हैं वो एक शख्स की बजाय दूसरे से जो है वो डिफरेंट होते हैं। सो दैट्स मीन ये हर एप्लीकेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है। मैं नहीं समझता कि कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक सादा एप्लीकेशन है। ऑल एप्लीकेशन दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। सो ऑलवेज जो है
आपको हमेशा, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका फ्यूचर इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर ही आपका अगर फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, सो व्हाई यू आर टेकिंग अ रिस्क जो है। आपने अगर किसी भी आपको कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, आपने कोई ऑपरेशन करवाना है, तो आप समझते हैं कि जी कि मैं छुरी चाकू लेके मैं खुद ही इसका अगर इलाज कर सकता हूँ, उसके बाद जो है मैं ओपन हार्ट सर्जरी खुद ही चाकू मारूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए आप। लेकिन क्या उसके बाद यहाँ पे रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है कि नहीं, चाहे 1% का रिस्क हो, चाहे वो 100% का रिस्क हो, रिस्क इज ऑलवेज अ रिस्क जो है। सो इसलिए ये जो चूंकि आपका फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसमें कोई भी केस हो, उसमें चाहे इनसाइड कंट्री है या आउटसाइड दी कंट्री है, रिस्क जो है बिल्कुल मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं कि लेना चाहिए। सो इस ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है। अब हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि क्या जब आप कोई सी भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उसमें जो उसकी जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जिसको कहेंगे, वो किस लेवल की होती है। उसमें एक आपकी आ जाती है सब्सटेंटिव जो है, और एक आपकी आ जाती है एविडेंशियल रिक्वायरमेंट जो है। ये दो दो पॉइंट्स जो हैं, ये हर एप्लीकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर एक, जो आपकी बेस क्या है, आपकी फाउंडेशन क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप मांग क्या रहे हैं, रेमेडी उनसे क्या मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। और सेकंड ये है, जो आप मांग रहे हैं उनसे, क्या आप उसके उनसे उनसे तो ये मांग रहे हैं, लेकिन आप जवाबन उनको जो है वो दिखा क्या रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसको आप दिखाएंगे और वो आपकी बात मान लेंगे, या सिर्फ आप उनसे मांग ही रहे हैं। आप उनसे मांग क्या रहे हैं कि जी कि मुझे आप असाइलम दे दें, मैं चूंकि मेरी जान को खतरा है और मैं वापस गया तो मार दिए जाऊंगा, मुझे आप जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे दें, मैं वर्क वीज़ा दे दें चूंकि मैं जो है यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मुझे आप विजिटर वीज़ा दें क्योंकि मैं सैर पे आना चाहता हूँ, यहाँ पे विजिट करना चाहता हूँ। लेकिन जवाबन जो है एविडेंशियल रिक्वायरमेंट जो है, वो वहां पे आप उनको क्या दे रहे हैं। क्या आप असाइलम जब मांग रहे हैं उनसे, तो क्या आप अपनी कोई एविडेंस उनको दिखा रहे हैं कि जी कि आपको आपकी जो डेंजरस लाइफ है, जो आपको डेंजर है, जो आपको खतरा है, जो आपको परसिक्यूशन का डर है, फियर ऑफ परसिक्यूशन है, फ्रॉम हु जो है, कहाँ से आपको है, आपको कौन सी अथॉरिटी से ऐसा खौफ है, खतरा है कि आप उनसे जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। आपने अगर उनसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा मांग रहे हैं, तो आपका जो क्या आप जेन्युइन जॉब के ऊपर हैं, क्या आपका जो एम्प्लॉयर है, आपने सही उनसे अपना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लिया है, क्या आप जिनसे मैरिज कर रहे हैं, क्या ये फेक मैरिज है, इज इट शैम मैरिज है, ये फ्रॉड की शादी है, सिर्फ वीज़ा लेने की हद तक है, या ये एक जेन्युइन मैरिज है। आप लोग समझते हैं जी यहाँ से लड़की गई पाकिस्तान, या लड़का गया वहाँ पे शादी की, या इंडिया गया, जहाँ पे भी गया, आपने मैरिज की, आपके हाथ में एक मैरिज सर्टिफिकेट है, क्या ये स्टिल इज हैविंग अ मैरिज सर्टिफिकेट इन योर हैंड इज अ जेन्युइन मैरिज है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस में होम ऑफिस ये जानता है कि ये फ्रॉड है, ये शैम है। इसमें बहुत से लोगों ने जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों को, यहाँ की फीमेल्स को या मेल्स को, जो भी है, हम जेंडर की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ उनको इसलिए जो है कैप्चर किया है, उनको इसलिए उनको सराउंडिंग किया है कि ताकि वो अपना वीज़ा जो है वो यहाँ का ले सके, यूके की इमिग्रेशन ले सके, यूके के अंदर एंटर हो सके। और डजंट, क्या इसमें ये मैटर करेगा क्या आपकी एज डिफरेंस आ रही है, या क्या जिस खातून के साथ आप शादी करने लगे हैं, या जिसके साथ आप स्पाउस की वीज़ा एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उसके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, उसकी ऑलरेडी डिवोर्स थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी 40 एज है, 35 है, 3 बच्चे हैं, आप 22 के हैं। और क्या यहाँ पे होम ऑफिस का डाउट बनता है कि नहीं बनता कि जी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये एक शख्स जो है उस एक कल्चर से बैकग्राउंड है इसका, जहाँ पे जो है दूसरी शादी जो है वो उसको बड़ा अजीब सा तस्वर किया जाता है। फिर उसके बाद इस तरह के मामला के जी कि क्या एक लड़के की शादी उस लड़की के साथ की जाए जिसके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं। अपने कंट्री में रहते हुए तो इस तरह के बहुत से इश्यूज को आप फैमिलीज और बाकी लोग जो है फील करते हैं, लेकिन जो ही आप सरहद से बाहर निकलते हैं और बॉर्डर से बाहर निकलते हैं, और जहाँ पे आपको ब्लू पासपोर्ट या रेड पासपोर्ट या कोई और पासपोर्ट दिखाई देता है, वहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ पे ह्यूमैनिटी है, हम इंसानियत के लिए यहाँ हमारा ये मोहब्बत है, हम ये रियल मैरिज में है, जेन्युइन मैरिज में है। क्या होम ऑफिस का डाउट बनता है कि नहीं बनता? क्या अब जो एम्बेसीज हैं इस चीज़ों को
कंसिडर करती हैं कि नहीं करती, और ये कहना कि वो बिल्कुल कंसिडर नहीं करती हैं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। सो इसलिए ये इस तरह की स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन हो, फियांसे वीज़ा की एप्लीकेशन हो, ये बड़ी टेक्निकल एप्लीकेशन होती हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यू नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस इस तरह की एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले। अब हम आते हैं, आपने जब एप्लीकेशन को फाइल करने लगे हैं, आपने एप्लीकेशन रेडी टू फाइल है, तो वहां पे क्या इज़ अ वेरी सिंपल कि जी आपने कहा जी कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा स्पाउस जो है, उसके पास नेशनैलिटी है और मैं या वो एग्जेम्प्टेड है, जो अलाउंसेस ले रहे हैं यूनिवर्सल क्रेडिट के साथ साथ पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे हैं, वो डीएलए पे हैं, लेकिन आप हमें वीज़ा जो है वो ग्रांट कर दें। भाई वो क्यों ग्रांट कर दें? क्या आप बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है उसको आप देख रहे हैं? उसमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो है, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी कि क्या जो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक जो एक पॉलिसी गाइडेंस है जो होम ऑफिस ने दी हुई है, चाहे वो आपका स्पाउस वीज़ा है, आपका वर्क वीज़ा है, आपका स्टूडेंट का वीज़ा है, आपका डिपेंडेंट का वीज़ा है, किसी कोई की एनी काइंड ऑफ वीज़ा जो है, वहाँ पे एक जो गवर्नमेंट की एक गिवन पॉलिसी जो है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और उस पॉलिसी के मुताबिक जो है कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, जो एक प्रोसीजर जो है वो एक गिवन प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के बाद जो है वो उसकी एक रिक्वायरमेंट आ जाती है। रिक्वायरमेंट में कोई भी चीज़ आ सकती है, आपका टीबी टेस्ट आ सकता है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आ सकता है, आपका जो स्किल्ड जो आपका एक्सपीरियंस था वो आ सकता है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट के अंडर जो है वो आ जाती हैं, और उन्हीं तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए, उसी पॉलिसी को देखते हुए, उसी जो आपका प्रोसीजर को देखते हुए, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फिर क्या फाइनली आप उसके ऊपर उसकी कोई एविडेंस जो है वो आप दे रहे हैं। एक एविडेंस में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपकी डायरेक्ट एविडेंस आ जाती है, फिर आपकी एक एडिशनल एविडेंस जो है वो आ जाती है। क्या आप एविडेंस दे रहे हैं, और क्या होम ऑफिस आपसे एडिशनल एविडेंस जो है वो मांग सकता है? बहुत से केसेस में वो आपसे एडिशनल एविडेंस जो है वो मांगते हैं, और बहुत से लोग जो है वहाँ पे फेल हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि जी के हम उनको एडिशनल एविडेंस दे रहे हैं, और बाज़ औक़ात आपकी एडिशनल एविडेंस जो है आपकी ओरिजिनल एविडेंस से कंट्राडिक्शन आ जाता है, वहाँ पे तजाद आ जाता है, वहाँ पे फ़र्क आ जाता है, और वहीं पे जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो बनी बनाई आपकी एप्लीकेशन एक अच्छी खासी पेड फीस जो है, गवर्नमेंट की फ़ीसें पे की हुई हैं, आपने IHS की फ़ीसें पे की हैं, आपने इमिग्रेशन फ़ीस पे की है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? सिफर होता है। ये चैप्टर जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एंटर और रीमेन इनसाइड द यूके जो है वीज़ा के हवाले से। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इसकी आगे जो है 2-3 एपिसोड्स जो हैं उसके हम करेंगे, और नेक्स्ट जो इसका, चूँकि मैं आज की वीडियो में भी लंबी चौड़ी बात कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों का टेम्परामेंट जो है वो बहुत कम होता है। जो ही वीडियो लंबी होती है आप लोग देखना जो है वो छोड़ देते हैं, और मुझे घंटों लगते हैं लेक्चर्स तैयार करने के लिए, या जो सारा दिन का एक्सपीरियंस किया होता है क्लाइंट्स का, उन एक्सपीरियंस को अपना नॉलेज शेयरिंग के लिए, ताकि आप लोगों के तक जो है कोई पॉजिटिव चीज़ें पहुंच सके, रहनुमाई आपको मिल सके। लेकिन आप मेरे में हिम्मत होती है घंटों बोलने की, लेकिन आप में 12-15 मिनट की वीडियो देखने की हिम्मत नहीं होती। आज की भी इस वीडियो के नीचे जो है बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी का कोई सवाल जो उनकी ज़ात का है वो पूछेंगे। इस वीडियो को जो है बहुत कम लोग देखेंगे, और वही लोग देखेंगे जो कि बड़े मैच्योर और समझदार, और जिनको रियली जो है दे अंडरस्टैंड के लॉ क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, मैरिज वीज़ा, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, और इस तरह के केसेस पे जो है इसका क्या असर होता है, और आपको कौन सी एविडेंस जो है वो देनी चाहिए, और ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, डेटा प्रोटेक्शन जो है, और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के केसेस, स्पाउस वीज़ा में जो है ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझसे मिलना चाहते हो तो हम बारी लॉ एसोसिएट्स ब्रैडफर्ड में हम बेस्ड करते हैं जी, लेकिन बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो यूके से हट के, बल्कि एक तो यूके के अंदर, ऑब्वियसली यूके इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेस, जो है बहुत बड़ा है, स्कॉटलैंड में है, आप इंग्लैंड में हैं, आप वेल्स में हैं, किसी भी जगह पे हैं, लेकिन आजकल चूंकि ऑनलाइन ज़माना है, आप चाहे तो फ़ोन एडवाइस जो है वो ले सकते हैं, और फ़ोन प्रोसेस करने के बाद जो है आप ऑफिस आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन हमारी लीगल कंसल्टेशन जो है वो फ़ोन पे भी अवेलेबल होती है, चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने से हैं, बिल्कुल आप यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से जो है हमारी जो मदद जो है ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है फ़ोन एडवाइस या ऑफिस में मिलने के या केस के जो है वो फीस चार्ज करते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।